रियल एस्टेट स्टॉक्स पूर्वांकरा ने थोड़ा आउट परफॉर्म भी किया है। 12 महीने का चार्ट देखिए 4 गुना स्टॉक हुआ है। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने कोटक बैंक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, उसे नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने से मना किया है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आरबीआई ने कई बैंकों और एनबीएफसीज के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इनफैक्ट आजकल तो मार्केट व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चल रहा है कि नेक्स्ट कौन है, तो यतन से समझ लेते हैं पहले कि कहाँ कहाँ ये एक्शन हुए हैं, उसके बाद ऋतु से समझेंगे कि आरबीआई के क्या रीजंस रहे हैं। यतन पहले तो आप बताएं कि कहाँ कहाँ ये एक्शन हुए हैं। तो देखिए, अगर हम पिछले छोटे पीरियड की बात करें तो 5-6 लिस्टेड कंपनीज, और ऐसे नहीं कि कोई छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस पे, बड़े इंस्टीट्यूशंस पे आरबीआई की गाज गिरी है। लेटेस्ट कैजुअलिटी ऑब्वियसली कोटक महिंद्रा बैंक है, और आरबीआई के जो रिलीज है उसके मुताबिक कोटक बैंक को किसी भी नए ऑनलाइन क्लाइंट को ऑनबोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। कोटक बैंक को नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने से भी आरबीआई ने रोक दिया है, क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं और जो कंप्लायंसेज हैं उसको पूरा नहीं कर पाई है कोटक, और कहीं ना कहीं ये खामियों की वजह से आरबीआई का ये एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। और ये पहली बार नहीं है जो आरबीआई एक्शन ले रही है। अगर हम लेटेस्ट चीज़ों की बात करें तो पिछला जो बड़ा एक्शन हुआ था वो आईएफएल फाइनेंस पे हुआ था मार्च 2024 में। इनको गोल्ड लोन डिसबर्समेंट से रोक दिया था आरबीआई ने, क्योंकि बहुत सारे वहाँ भी नियमों का उल्लंघन पाया गया था। और अभी एक फ्रेश आरबीआई का स्पेशल ऑडिट चल रहा है। इसके पहले सबसे फेमस वाला है पेटीएम का, जहां जनवरी 2024 में बड़ा आरबीआई का एक्शन हुआ, क्योंकि कंप्लायंसेस को बहुत मल्टीपल टाइम दरकिनार किया गया आरबीआई के स्टेटमेंट्स के मुताबिक, और कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंसेस की वजह से एक बड़ा खामियाजा पेटीएम को भुगतना पड़ा, और उसकी सब्सिडी जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यहाँ भी आपने देखा कि आरबीआई का एक्शन आया। इसके पहले बजाज फाइनेंस को भी 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च और उस पर नए क्लाइंट्स रखने के लिए आरबीआई ने मना कर दिया था, जहां ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड पर रोक लगा दी गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेशंस में बहुत सारे ग्लिचेस पाए गए थे, और कंटिन्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स के बाद यहाँ भी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई ने रोका था ऑनबोर्डिंग करने से। और सबसे पुराना जो केस था 2020 में, वो एचडीएफसी बैंक का था, जहां उनके नेट बैंकिंग और बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज में खामियां पाई गई थी, जिसके बाद आरबीआई ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया था उनके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे। तो ऐसा नहीं कि ये पहली दफ़े हो रहा है, बहुत टाइम से आरबीआई जो है बैंकिंग जो क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए और कंप्लायंसेस को नॉन अध्ययर करने के लिए बहुत सारे एक्शंस पहले भी लिए गए हैं। बिल्कुल, पहले भी लिए गए हैं। और अब हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 से ऋतु सिंह जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं कि आरबीआई ने आखिर इतना कड़ा एक्शन लिया क्यों है। और आरबीआई के साथ एक चीज़ है, आरबीआई की आंखों में चाहे बड़ा बैंक हो छोटा बैंक हो सब बराबर है, तो इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि आप हमारे अगेंस्ट एक अनफेयर आपने मूव किया। ऋतु, मैं देख रहा था आपकी स्टोरी सीएनबीसी टीवी 18 पर, लेकिन आवाज़ के दर्शकों को भी बताएं कि क्यों आरबीआई ने इतना कड़ा कदम उठाया। अनुज, जैसे कि यतिन समझा रहे थे, ये कोई छोटे मोटे बैंक्स या एनबीएफसी नहीं है जिस पे आरबीआई ने एक्शन लिया है। ये काफ़ी बड़ी एंटिटीज़ है, सो काफ़ी सोच समझ कर ये एक्शन लिया गया है। काफ़ी सवाल उठते हैं कि सिर्फ ऐसा एक्शन ज़रूरी था, बिजनेस बंद करना ज़रूरी था, फ़ाइन क्यों नहीं लगा दिया, या सिर्फ कोटक बैंक को क्यों फ़ाइन किया, सिर्फ आईआईएफएल को क्यों फ़ाइन किया, बाकियों को क्यों नहीं। सो इसके लिए हमने काफ़ी सोर्सेज से बात की ये समझने के लिए कि आरबीआई की थिंकिंग क्या थी ये सब एक्शन लेने के पीछे। पहला फोकस ये है कि अगर आप सारे जो फाइन्स लगाए हैं या जो एक्शन लिया है उसका फोकस देखिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड एश्योरेंस, कंप्लायंस रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ, बोर्ड की क्या इफेक्टिवनेस रही है, वो कस्टमर्स के साथ फेयर है या नहीं, और गवर्नेंस। इन सब फोकस एरियाज की कॉमन थीम रही है जिसको लेकर आरबीआई ने एक्शन लिया है, क्योंकि वो चाहता है कि ये प्रायोरिटी फोकस एरियाज रहें ये बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए, और जहां पे भी लूप होल से वहां पे आरबीआई ने एक्शन लिया है। दूसरी बात ये रही कि कई एंटिटीज का कहना है कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये आरबीआई एक्शन आ गया है। इसमें आरबीआई का ये कहना है कि ये बायलैटरल डिस्कशन रहा है और मिनिमम ऐसे एक्शन लेने में कम से कम 1 साल लगता ही है, काफ़ी बैक एंड फोर्थ भी होता है, उनको मौका दिया जाता है कि ये डेफिशिएंसीज हैं इनको तुम रिजॉल्व करो, और उसके बाद भी एंगेजमेंट के बाद अगर ये बैंक्स या एनबीएफसीज एक्शन नहीं उठाते हैं ये इशू फिक्स करने के लिए, तब जाके आरबीआई ऐसा एक्शन लेता है।
थर्ड, आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं नॉन कंप्लायंस से डील करने के लिए, चाहे वो वार्निंग हो इनडायरेक्टली, या फिर कोई फाइन हो, या बिजनेस रिस्ट्रिक्शन हो, या चेंज इन मैनेजमेंट हो, और एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में लाइसेंस कैंसिलेशन। तो वो असेस करता है किस सिनेरियो में क्या अप्रोप्रिएट रहेगा। जैसे कि पिछले 3 एंट्रीज में आपने देखा है, चाहे वो आईआईएफएल फाइनेंस हो, जेएम फाइनेंशियल हो, या आप कोटक महिंद्रा बैंक हो, जब फाइन्स, वार्निंग्स और बायलैटरल एंगेजमेंट काम नहीं किया, तब जाके आरबीआई ने बिजनेस रिस्ट्रिक्शन लगाया है। एंड आरबीआई का मानना है क्योंकि इससे नए कस्टमर्स नहीं ऐड हो सकते, कुछ बिजनेस पे इंपैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से होपफुली वो एक्सपेडाइट करेंगे ये रेक्टिफाई करना। तीसरा, बहुत लोगों ने पूछा है क्यों आईआईएफएल फाइनेंस, हो सकता है बाकी लोग भी हों स्ट्रीट पे जिन पे अदर फॉल्स हों, या क्यों सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक आईटी इशू के लिए, क्या बाकी सब बैंक्स के आईटी इश्यूज परफेक्ट हैं? तो आरबीआई का ये कहना है कि वो 2 चीजें बहुत ध्यान में रखते हैं जब वो एक्शन लेते हैं। वन, कितना परसिस्टेंट है ये नॉन कंप्लायंस, आपने एक बार फॉलो नहीं किया, 2 बार फॉलो नहीं किया, या कितना फ्रीक्वेंटली आपने ये बाई नहीं किया, उसको देखकर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम क्या होगा। जैसे कि आप आईआईएफएल फाइनेंस को देखें, उनका गोल्ड लोन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक के डिजिटल कस्टमर्स बहुत स्पीड अप कर रहे थे, उनका 50% ग्रोथ था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ईयर ऑन ईयर पिछले साल। सो ये सब देख के ये स्पेसिफिक एंटिटीज पे एक्शन लिया है, ये समझकर कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट रहेगा, एंड जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनमें भी शायद कुछ खामियां हो, वो इसको देखकर दे गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। सो दैट इज द लार्जर मैसेज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सहजता से आपने आवाज़ के दर्शकों को भी ये पूरा मामला समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब एक काम करते हैं, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। आशीष, ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आपके पोर्टफोलियो में कोटक तो होगा ही। आज के नॉक को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक मौका है टॉप अप करने का, या अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इसको इग्नोर किया जाए? आशीष, सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। जी अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है। जैसे हमने पहले भी कई बार चर्चा की थी कि हम एफटीपीएम अप्रोच फॉलो करते हैं, और उसके अंदर में फंडामेंटल्स टेक्निकल्स जब कंबाइन करते हैं तो ये देखा गया कि कोटक में एक बहुत ही रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस काफी समय से बना हुआ था, और इसलिए हमने हमेशा जो 2 प्राइवेट बैंक जिनकी हमने हमेशा चर्चा की वो थे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, और फिर ऑफलेट हमने एचडीएफसी बैंक के अंदर में थोड़ी पोजीशन बढ़ाई, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पर पे एक थोड़ा बेस बिल्डिंग शुरू हो रहा है। पर आज भी एचडीएफसी बैंक एक अंडरवेट पोजीशन के तौर पे खड़ा है। रही बात कोटक महिंद्रा बैंक की, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक ही बना हुआ है, और ये जो आज का डिप आया ये डेफिनेटली थोड़ा इंटरेस्ट जरूर आता है इन्वेस्टर्स का कि इतनी बड़ी डिप एक लार्ज कैप निफ्टी 50 स्टॉक में जब आती है तो क्या वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मे बी शॉर्ट टर्म के लिए शायद आपको पुल बैक मिल जाए, बट स्ट्रक्चरली मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं। मुझे लगता है कि क्लियर ट्रेंड जो है वो आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक में बना है, और यहीं से आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस मिलता हुआ नजर आएगा। और इनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगता है पीएसयू बैंक से मिलेगा, जहां पर एसबीआई, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएसयू बैंक भी सीटीएफ के थ्रू आप इस एक्सपोजर को प्ले कर सकते हैं। तो हमारा ये पूरा जो व्यू है बैंकिंग में, इसी तरह से हमने अपनी पोजीशन को बनाई हुई है। ओके, तो आपने यहाँ पे एक फंड मैनेजर का व्यू भी सुना, आपने पूरी स्टोरी भी सुनी एग्जैक्टली, और कोटक पर अभी आपने आशीष का भी सुना। थोड़े ट्रेड्स को स्पॉट कर